हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं मास फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब ये क्या है, ये भी एक एमएसएमई को लेंड करने वाली, माइक्रो फाइनेंसिंग में लेंड करने वाली एक एनबीएफसी कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ जस्ट 5,000 करोड़ रुपीज। तो मतलब कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप इनका है नहीं। अब देखो, कुछ कुछ कंपनी की कोर फिलोसफीज ऐसी होती हैं जो आगे आपको मैनेजमेंट के बारे में बताती है चीजें, कि मैनेजमेंट किस तरीके से आगे कंपनी के बारे में सोचता है। अब देखो, अगर आप मास फाइनेंशियल की बात करोगे तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। इस इंडस्ट्री में हमने देखा है कंपनियां पहले, आज से चाहे मैं बात करूं 6-8 महीना पहले, 9 महीना पहले, कंपनियां ग्रो किया करती थी 40%, 50%, 60% के आसपास का ग्रोथ लेके आया करती थी कंपनियां। उस टाइम भी ये मैनेजमेंट आके बोलता था कि भाई हमें नहीं करना 50% का ग्रोथ, हमारी इच्छा ही नहीं है 50% के ग्रोथ करने की। हम बहुत लंबे समय तक हम 25% का ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं। हम अपना एडुएम को डबल करना चाह रहे हैं इन नेक्स्ट 3 इयर्स। हमें कोई आड़ू धाड़ू जगह लोन डिस्पर्स नहीं करना, ऐसी जगह हमें कहीं भी लोन नहीं डालना जहां पर हमारा रिकवरी में प्रॉब्लम हो जाए। कि आज हमने एयूएम बढ़ाने के लिए लोन दे दिया, बट कल को वहां से रिकवरी में प्रॉब्लम हो जाए और हमारा क्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़ जाए। तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम अपनी एसेट क्वालिटी को बहुत बढ़िया मेंटेन करते हुए चलेंगे और हम 25% से बहुत लंबे समय तक ग्रोथ करेंगे। हमारा एम है ही नहीं 30% पे ग्रो करना, हमारा एम है ही नहीं 35% पे ग्रो करना। हमें सिर्फ 25% का ग्रोथ चाहिए। और 25% का जब आपने अपना एक एक अपर कैप बना लिया होता है ना, तब आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ऑप्शन कि आप इस आदमी को लोन दो या ना दो। क्योंकि फिर आप सिर्फ उसी आदमी को लोन दोगे जिससे आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ से आपको पैसा वापस मिल ही जाएगा। अब देखो, आप उस आदमी की 6 महीने बाद की नीयत तो आज नहीं बता सकते, बट आप एकदम अपनी तरफ से फुल क्वालिटी चेक करके आदमी को रिजेक्ट भी कर सकते हो कि भाई मैं तेरे को लोन नहीं दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए 40% का ग्रोथ, मेरे को 25% का ही ग्रोथ करना है। तो अगर अगर मेरे पास 5 कस्टमर आएंगे तो 5 में से मैं सिर्फ 2 को ही लोन दूंगा, जहां से मेरे को ऑलमोस्ट सर्टेन हो कि यहाँ से तो मेरा पैसा वापस आ ही जाएगा। तो एक तो इनको अपने लोन तक ज्यादा कमांड मिलता है कि भाई मैं कौन से सेगमेंट में लोन दूं, किस व्यक्ति को लोन दूं। ऐसा नहीं है कि देखो क्या होता है, कुछ कंपनियां होती हैं जो कहती हैं कि हम धड़ल्ले से ग्रोथ करेंगे, हम अगर 50% की ग्रोथ आएगी 50 की करेंगे, 60 की करेंगे, 70 की करेंगे, कोई अपर लिमिट नहीं है हमारी। अगर ऐसा हुआ तो हम, अगर 100% की करने की भी हमें उम्मीद हुई तो हम 100% भी कर डालेंगे। तो उन कंपनियों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जब साइकिल ऊपर जा रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया जीवन में कोई कंपनी मिल ही नहीं सकती थी मेरे को। बट जब वो साइकिल उल्टा होता है ना, तब उनको पता चलता है कि जो आपने पीछे 100% पेस ऑफ ग्रोथ दिखाया था ना, उसके चक्कर में आपने ऐसी ऐसी जगह लोन दे दिया था जहां से कभी वापसी हो ही नहीं सकती आपकी। वो आपका लोन गायब हो जाएगा, वो आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। पहले वो ग्रॉस एनपीए में जाएगा, नेट एनपीए में जाएगा, फिर आप उसको उठा के राइट ऑफ करोगे, आपकी बुक की ऐसी तैसी हो चुकी होगी और आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। फिर आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे कि पी ठीक है, जो पुराने पाप हो गए उसको छोड़ो, अब हम फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फिर नई बुक बनाएंगे, फिर तेज भागने की कोशिश करेंगे। तो आप उसी साइकिल में, उसी उसी सर्कल में घूमते घूमते रह जाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट दूसरी तरफ होती है मास फाइनेंशियल जैसी कंपनी। मास फाइनेंशियल कहती है कि मैं कंजर्वेटिव लेंडर हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं किस आदमी को लोन दे रहा हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है 50% पे ग्रो करने का, मेरे को कंसिस्टेंटली ग्रो करना है और ढंग से ग्रोथ लेके आनी है। तो हमने जैसे अब हम मार्केट कैप से, जैसे हमने पहले देख ही लिया था कि इनका मार्केट कैप है रफली रफली 5,000 करोड़ रुपीज के आसपास का। अब देख लेते हैं एयूएम। अब उससे पहले, अब जैसे हमने इतनी कहानी करी हुई, तो मैनेजमेंट का भी गाइडेंस सुन लो। तो मैनेजमेंट ने लास्ट लास्ट कॉन कॉल में, मतलब FY 24 की आखिरी कॉन कॉल में बोला था कि हम अपने एयूएम को डबल करने का सोच रहे हैं नेक्स्ट 3 साल में। तो डबलिंग द एयूएम इन नेक्स्ट 3 इयर्स इज 24-25% सीएजीआर का ये लोग ग्रोथ अज्यूम करके चल रही है। अपना फोरकास्ट दे रहे हैं, अपना गाइडेंस दे रहे हैं। अगर हम Q1 में बात करें तो Q1 में एयूएम वाज अप 24% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो Q1 में क्या क्या होता है। Q1 में हीट वेव था, Q1 में इलेक्शन था। दोनों ऐसी चीजें हैं जब आपका ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाता है, वहां पर उस टाइम आपका ग्रोथ आता ही नहीं है। आप देख लो, इतनी कंपनियां पढ़ चुके हैं, हम सब कहती हैं कि भैया हमारा Q1 स्लगिश रहा, Q1 स्लगिश रहा, Q1 स्लगिश रहा। अब सेम केस इसके साथ भी है, बट आपका Q1 स्लगिश होने के बाद भी आपने 24% का ग्रोथ कर दिया विद 25% का गाइडेंस। तो बहुत ही बेहतरीन बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो एक डिफरेंस समझो। अब आप कहोगे कि भाई एक कंपनी है इसी सेक्टर में जो 50% से ग्रो कर रही है, फिर आप मास फाइनेंशियल के 24% के नंबर को अच्छा कैसे बोल रहे हो? देखो, हर कंपनी का हर कंपनी का एक नेचर होता है। अगर उसको स्कोप मिल रहा 60% ग्रोथ करने का, तो 60% भी ग्रोथ कर जाता। तो अगर उसका 60% का ग्रोथ करने का स्कोप मिल रहा था और उसने ग्रोथ किया सिर्फ 25%,
तब वो प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, क्योंकि उनका पेस ऑफ ग्रोथ घटा। अब मास वाले कह रहे हैं कि हम ग्रो ही 25% से करेंगे, इनका पेस ऑफ ग्रोथ घटा नहीं। तो घटता हुआ पेस ऑफ ग्रोथ से प्रॉब्लमैटिक पार्ट कि चाहे वो 60% से घट के 30% आ गया हो, और 30% इज ऑन एब्सोल्यूट बेसिस 30 इज मोर देन 25 ना, तो भी मैं मास को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मास का ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ, उसका 60 से 30 आ गया, मास का 25 ही रहा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, कि आपको कंसिस्टेंसी मिलना चाहिए। कंसिस्टेंसी, आपका अगर स्लोइंग डाउन पेस ऑफ ग्रोथ है तो किस वजह से, अगर मेरे को रीजन समझ में आ रहा है कि भाई ये रीजन है, ये ट्रांजिशनरी फेज है, तो चीजें समझ में आती है। बट स्लोइंग पेस ऑफ ग्रोथ इज ऑलवेज बैड साइन फॉर अ कंपनी। अगर हम बात करें तो इन्होंने 24% एयूएम ग्रोथ किया ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 2.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और पार्ट वाज अप 23% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाए तो 44% आते हैं माइक्रो एंटरप्राइज लोन से, जिसमें हमें 12.5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला वाई वाई लेवल पे। तो हमने सबसे बड़ा सेगमेंट कर लिया माइक्रो एंटरप्राइज, जो कंट्रीब्यूट करता है 44% टू द ओवरऑल लोन बुक, और ग्रोथ दिखाया उसने 12.5% का। फिर है सेकंड एसएमई लोन्स। एसएमई लोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं 37% ऑफ द टोटल लोन पोर्टफोलियो, और वो बढ़े 23% ऑन वाई वाई। और जो बचा हुआ रिमेनिंग वाला 18% सेगमेंट है, उसमें ये मेजरली तीन लोन देते हैं। एक तो कमर्शियल व्हीकल लोन देते हैं, टू व्हीलर लोन देते हैं, और सैलरीड एम्प्लॉयज को पर्सनल लोन देते हैं। और वो अच्छे पेस पे बढ़े। अगर मैं बात करूं टू व्हीलर लोन्स पर अप 17% ऑन अ वाई लेवल, कमर्शियल व्हीकल लोन्स पर अप 83% ऑन अ वाई लेवल, एंड सैलरीड पर्सनल लोन पर अप 95% ऑन अ वाई लेवल। बट एक चीज समझने की बात यह है कि बहुत छोटा बेस है। अब जब आपका बेस बहुत छोटा होता है तो पेस ऑफ ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को मिलता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल कंपनी ने 24% के आसपास का ग्रोथ किया है। और अगर मैं बात करूं इसमें से 22% आता है ऑफ बुक। अब ऑफ बुक हम समझ चुके हैं कि भाई किसी किसी एक एक बड़े बैंक को पार्टनर लेके आपने लेंडिंग कर दी, तो आपको एक फी इनकम कमाने को मिल गया, और जो आपने छोटा सा पोर्शन कंट्रीब्यूट किया उसके बदले आपको इंटरेस्ट इनकम भी मिल गया। तो ये हो गया, किसी बड़े बैंक के साथ आपने पार्टनरशिप किया और उनके साथ मिलकर लेंडिंग कर दी, वो हो गया ऑफ बुक वाला पोर्शन। तो 22% इनका ऑफ बुक वाला पोर्शन है। और अगर मैं टोटल एयूएम की बात करूं तो टोटल एयूएम क्रॉस कर गया 10,000 करोड़ रुपए को। और इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है कि हम नेक्स्ट 3 साल में हम क्रॉस कर जाएंगे 20,000 करोड़ का एयूएम। तो बहुत ही बेहतरीन चीज। अब आप देखो, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि इनको इनको ये 10,000 करोड़ का एयूएम बनाने में, मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 6 7 7 साल के आसपास लगे, 7 8 साल लग गए। और ये नेक्स्ट 3 साल में इसको डबल करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया चीज है कि आप एक ऐसी कंपनी ढूंढो जो कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहे। एक एक आपको कोई धूम धड़ाके वाला ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर आपका 25% का भी ग्रोथ का गाइडेंस है, और आपने 25% के ग्रोथ गाइडेंस को ढंग से मेंटेन करके चलते हो विद इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, या एक एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, तो बहुत अच्छा कंपनी माना जाता है। अगर हम बात करें इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग की, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग वेंट अप बाय 15 बेसिस पॉइंट्स ऑन वाई वाई लेवल। अब देखो, वाई वाई लेवल पे सबकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे तो सबकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर जा रही थी। तो इनकी भी 15 बेसिस पॉइंट्स है, मतलब 0.15% के आसपास से ऊपर गया, और पहुंच गया 9.8% पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर ले लिया, अपने मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर ले लिया, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। अभी आप छोटी छोटी चीजें करते ही रहोगे, तभी आप धंधा चलाओगे। अब आप कोई स्ट्रेट लाइन खींच तो सकते नहीं कि मैं अपना 10% का स्प्रेड बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको थोड़ा सा कस्टमर को भी रिलैक्सेशन देना पड़ता है, थोड़ा फटकी खुद पे मारनी पड़ती है, थोड़ी फटकी कस्टमर पे मारनी पड़ती है। तो ये वाला इन्होंने पास ऑन नहीं किया, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें देखने को मिल रहा है 23% के आसपास का पैट में ग्रोथ आ रहा है। तो कोई कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। ऊपर से जब आप इंटरेस्ट रेट कटने की बात आ रही है, तो इनके लिए ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग वापस नीचे चला जाएगा, इनके स्प्रेड्स और एक्सपैंड ही होंगे, यहाँ से कंप्रेस होने का कोई स्कोप नहीं है। तो बस जो भी है अब हो चुका, जो भी अगर कंप्रेशन भी आया तो कंप्रेशन जो भी आना था अब हो चुका, अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट ही आएगा। और अभी भी कोई ऐसा नहीं है कुछ खराब हो गया बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10 बेसिस पॉइंट्स तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। अब आप कोई एकदम एकदम पिन पॉइंट करके तो रोक नहीं सकते ना कि मेरे मार्जिन इससे नीचे नहीं जाएंगे, तो ठीक है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अब देखो, जिस तरीके के लोन करते हैं उस तरीके के हिसाब से एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब देखो, इसको जाके आपको कंपेयर नहीं करना एचडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी से, आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना है। आप देखो कौन सी कंपनी माइक्रो फाइनेंस लोन्स देती है, कौन सी कंपनी ये स्मॉल एमएसएमई एसएमईज को कैटर करती है, उनके साथ आप इनका ग्रॉस एनपी नंबर कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा ग्रॉस एनपी नंबर है। यहाँ पर कभी भी आपको एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती हुई नहीं दिखती। अब आप इनका अगर आप पिछले 10 साल का भी चार्ट उठाओगे ना, तो आपको पता चलेगा इनका ग्रॉस एनपी 3% से ऊपर कभी भी नहीं गया, कभी भी नहीं गया।
अगर मैं बात करूँ तो इनका ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो एसेट क्वालिटी स्टेबल रहा, वाई लेवल पे थोड़ा सा डिटेरियोरेट कर गया। और अभी ग्रॉस एनपीए नंबर करंटली है 2.3% पे, और नेट एनपीए नंबर है 1.5% से 1.5% पे, मतलब बहुत ही बड़ी एसेट क्वालिटी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके साथ इनका एक और सब्सिडरी है। अब सब्सिडरी क्या करता है? सब्सिडरी करता है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन। अब अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हम 50 बार समझ चुके हैं। हमने जितनी भी हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पढ़ी थी, वो क्या करती हैं? वो 5 लाख से लेके 15 लाख के टिकट साइज के बीच में हाउसिंग लोन देती हैं। अब आप चाहे वो कोई सी भी कंपनी उठा लो, एप्टेस उठा लो, आवास उठा लो, होम फर्स्ट उठा लो, कोई भी उठा लो, वो सारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इनकी भी एक सब्सिडरी है मास मास फाइनेंशियल की अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन देती है। उसका एयूएम ग्रोथ आया 39% ऑन अ वाई लेवल, क्योंकि बहुत छोटा बेस है। अगर मैं बात करूं, ये 39% ग्रोथ के बाद भी 623 करोड़ के आसपास का एयूएम ही हुआ। तो मतलब आपका 1000 करोड़ का भी एयूएम नहीं पहुंच रहा। मतलब ओवरऑल ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में आप अभी 10% का भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो इतना छोटा एयूएम है, तो ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, 39% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम है। और अगर यहाँ पर एसेट क्वालिटी देखने जाओगे तो क्रॉस एनपी है 0.9% का। 0.9% का क्रॉस एनपी मतलब बहुत बढ़िया एसेट क्वालिटी, और ये तो सारे कोलैटरल बैक्ड है। इसमें तो आपने उसका घर गिरवी रख ही रखा है। अब आपने चाहे प्लॉट पे घर बनाने के लिए दिया हो, या जो जो घर बना हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया हो, चाहे रेनोवेशन के लिए दिया हो, जो भी दिया हो, आपके पास एक एसेट तो पड़ा हुआ ही है। तो ऑलमोस्ट फुल्ली सिक्योर्ड लोन्स हैं ये। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी इनकी अगर मैं एवरेज टिकट साइज की बात करूं, तो इनका 7.7 लाख रुपीस के आसपास का एवरेज टिकट साइज है, और 85 ब्रांचेस है पैन इंडिया। अब पूरे इंडिया में 85 ब्रांच मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रेजेंस तो है नहीं, और इसी से हमें पता चलता है कि आगे इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अब इतना छोटा सा कंपनी है, मतलब इतना छोटा सा, ये सिर्फ सब्सिडरी वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब सब्सिडरी इतना छोटा सा है कि 85 ब्रांचेस नहीं है, तो स्कोप तो बहुत है, और इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग का स्कोप तो बहुत ही ज्यादा है। अगर पूरा का पूरा इंडस्ट्री 20% पे ग्रो कर रहा है, तो आप सोचो कितना ज्यादा स्कोप होगा। अब फाइनली नंबर पे आ जाते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 27.5% ऑन अ वाई लेवल, एंड पैट वाज अप 23% ऑन अ वाई लेवल। और इस क्वार्टर में इन्होंने एक नए स्टेट में एंट्री मारी, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पहुंच गए इनके 13। तो ये 13 स्टेट्स में तो खुद प्रेजेंट है, खुद मास फाइनेंशियली प्रेजेंट है। और जो बचे हुए स्टेट्स में ये अपने पार्टनर एनबीएफसी के थ्रू प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं, तो वो सेवन सिस्टर वाले रीजन में प्रेजेंट नहीं है, और ऊपर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में प्रेजेंट नहीं है। बाकी पूरे इंडिया में ये प्रेजेंट है, नहीं तो इनके पार्टनर एनबीएफसी प्रेजेंट है। और देखो, और अगर इनके खुद के नेटवर्क की बात करें, तो इनका खुद का नेटवर्क साउथ में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मतलब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला रीजन है, यहाँ पर तो ये खुद है। और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्टर्न वाले पार्ट में इनकी पार्टनर एनबीएफसी है। और अब टोटल इन्होंने 4 नई ब्रांचेस ऐड करी, और इनके खुद की मास फाइनेंशियल की खुद की ब्रांचेस पहुंच गई 193। तो मतलब ऑल इन ऑल वेरी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम मास फाइनेंशियल। जैसा इनका कोर डीएनए है, उसी के हिसाब से इन्होंने नंबर भी रिपोर्ट करे, कि मतलब हमने कुछ आड़ू धाड़ू काम नहीं किया, हमने कोई 30% ग्रोथ रेट के चक्कर में अपनी एसेट क्वालिटी खराब नहीं करी, और हमने हमने बहुत स्टेबल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किए। हमने ढंग के रेट पे ग्रोथ दिखाई, और हमने ढंग की एसेट क्वालिटी मेंटेन करके रखी। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।